नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक के मलबे को खोजने की उस 70 साल लंबी और बेहद रोमांचक डिटेक्टिव स्टोरी को खंगालने वाले हैं। मेरा यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बे, कुछ बहुत ही अजीबोगरीब विचारों और एकदम शानदार विज्ञान का एक ऐसा मिश्रण है जो आपको हैरान कर देगा। 1570। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों की जान की संख्या है जो उस एक भयानक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और पता है सबसे दुखद बात क्या थी? जब टाइटैनिक डूब रहा था तब आरएमएस कार्पाथिया नाम का एक जहाज वहां से करीब 107 किलोमीटर दूरी था। डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा भी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कई घंटे लेट पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि टाइटैनिक ने डूबने से ठीक पहले अपने एकदम सटीक लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। एकदम सटीक। फिर भी इस जहाज के मलबे को खोजने में पूरे 70 साल क्यों लग गए? इसका कारण था समुद्र। पानी की तेज धाराएं और बहाव इतने ताकतवर थे कि उन्होंने जहाज को डूबते डूबते उसकी असल जगह से मीलों दूर धकेल दिया था। और बस इसी एक चीज ने इसे इतिहास का सबसे विशाल अंडर वाटर रहस्य बना दिया। सेक्शन 1, द ट्रेजेडी एंड द एब्सर्डिटी, यानी त्रासदी और वो बेतुकापन जो उसके बाद आया। हादसे के तुरंत बाद के जो शुरुआती साल थे वो काफी उथल-पुथल भरे थे। गुगनहाइम, एस्टर्स और विडनर्स जैसी दुनिया की कुछ सबसे अमीर और रसूखदार फैमिलीज किसी भी कीमत पर, और मेरा मतलब है किसी भी कीमत पर, अपने करीबियों के शव वापस चाहती थीं। लेकिन उनके पास अथाह पैसा तो था, पर उस समय समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर की नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। और इस कॉम्बिनेशन ने कुछ ऐसे हास्यास्पद आइडियाज को जन्म दिया जिन्हें सुनकर आज शायद कोई भी अपना सिर पकड़ ले। मतलब सोचिए, किसी ने मलबे में गुब्बारे बांधने का सुझाव दिया तो किसी ने गोताखोरों को इतनी गहराई में भेजने का पूरा प्लान बना डाला। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने जहाज के अंदर 1,80,000 टन पिघली हुई वैक्स या वैसलिन पंप करने का, या फिर पूरे के पूरे जहाज को पिंग पोंग बॉल से भरने का प्लान दुनिया के सामने रख दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं? चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द साइंस ऑफ द सर्च, यानी खोज का विज्ञान। 2 विनाशकारी विश्व युद्धों और भयंकर आर्थिक मंदी के कारण जहाज को खोजने का काम लगभग रुक सा गया था। लेकिन फिर आया साल 1953 जब रिस्डन बीजली लिमिटेड नाम की एक मरीन सैल्वेज कंपनी ने अंडर वाटर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पहला सीरियस साइंटिफिक प्रयास शुरू किया। 1953 और 54 के इन अभियानों का मुख्य लक्ष्य था एनोमली को खोजना। अब ये एनोमली क्या है? आसान भाषा में समझे तो समुद्र के तल के सामान्य स्तर से ऊपर उठी हुई कोई भी प्राकृतिक या इंसान की बनाई हुई वस्तु। खैर, भले ही ये शुरुआती अभियान पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन उन्होंने आगे की आधुनिक अंडर वाटर मैपिंग के लिए एक बहुत मजबूत नींव जरूर तैयार कर दी थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सोनार तकनीक असल में काम कैसे करती है। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले समुद्र में साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं, फिर वो समुद्र के तल से टकराकर वापस आती हैं। अब जो चीजें तल से ऊंची होती हैं उनसे वेव्स जल्दी टकराकर वापस लौट आती हैं, और बस उसी डेटा से उस एनोमली का एक नक्शा बना लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनोमली का मिल जाना इस बेहद लंबी और थकाऊ प्रक्रिया का सिर्फ एक पहला छोटा सा कदम था। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब रुक करते हैं सेक्शन 3 की ओर, मनी वर्सेस माइंडसेट, पैसा बना मानसिकता। 70 और 80 के दशक के आते आते 2 बिल्कुल अलग अलग लोगों ने इस खोज की कमान संभाली। और सच कहूं तो इन दोनों का काम करने का तरीका एक दूसरे के एकदम उलट था। एक तरफ थे जैक ग्रिम। ये टेक्सास के एक बहुत अमीर ऑयल टाइकून थे। पैसों की तो इनके पास कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपना पैसा बिग फुट और खोखली धरती जैसी अजीबोगरीब चीजों को खोजने में बहाते थे। और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट बैलर्ड, एक प्रोफेसर, पूर्व नेवी ऑफिसर और एक बेहद लॉजिकल वैज्ञानिक। उनका दिमाग तो एकदम कंप्यूटर की तरह व्यवस्थित था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंडिंग की भारी कमी। जैक ग्रिम के पास अंधा पैसा था, ये तो हमने जाना, लेकिन विज्ञान की समझ वो बिल्कुल जीरो थी। 1980 के उनके अभियान का एक किस्सा सुनिए, बहुत अजीब है। उन्होंने अपने साथ एक बंदर को रखा और कहा कि ये बंदर मैप पर जहां भी उंगली रखेगा टाइटैनिक हमें वहीं मिलेगा। हद तो तब हो गई जब वो अपने वैज्ञानिकों को पीछे छोड़कर सिर्फ उस बंदर को अभियान पर ले जाने की जिद करने लगे थे। ये किस्सा साफ तौर पर साबित करता है कि सिर्फ बेहिसाब पैसा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास सही वैज्ञानिक सोच भी हो। खैर,
1981 में ग्रिम ने 14 संभावित जगहों या कहें एनोमलीज को खोज निकाला। उन्होंने बढ़ चढ़कर दावा भी कर दिया कि इनमें से एक टाइटैनिक का प्रोपेलर है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बंदर वाली हरकत और उनकी पुरानी बेतुकी रिसर्च के कारण उनकी कोई विश्वसनीयता, कोई क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं थी। और इसी सब के चलते 1983 में उनका आखिरी अभियान भी बिना किसी नतीजे के पूरी तरह फ्लॉप होकर खत्म हो गया। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर। द सीक्रेट कोल्ड वॉर मिशन, एक बेहद गुप्त शीत युद्ध मिशन। अब अपना पूरा ध्यान जरा रॉबर्ट बेलार्ड पर लगाइए, क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट यहीं आता है। असल में बेलार्ड का टाइटैनिक को खोजना अमेरिकी सेना के लिए एक सीक्रेट कोल्ड वॉर कवर स्टोरी थी। जी हां, आपने सही सुना। 1977 में एक ड्रिल पाइप टूटने की वजह से उनका पहला प्रयास नाकाम हो गया था। लेकिन इसके बाद बेलार्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने आर्गो नाम की एक एकदम क्रांतिकारी तकनीक बनाई। ये एक रिमोट कंट्रोल डीप सी सबमरीन थी, जो समुद्र की असीम गहराइयों से लाइव सोनार और कैमरा फीड सीधे सतह पर मौजूद कंट्रोल रूम में भेज सकती थी। उस समय के हिसाब से ये किसी जादू से कम नहीं था। 1982 में उन्होंने यही कमाल की तकनीक अमेरिकी नेवी के सामने पेश की। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि नेवी को असल में टाइटैनिक खोजने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उनका अपना एजेंडा था। उनके असली लक्ष्य थे समुद्र में डूबी अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां यूएसएस स्कॉर्पियन और यूएसएस थ्रेशर को खोजना। उन्हें उन पनडुब्बियों के परमाणु रिएक्टरों की जांच करनी थी, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मिशन को सोवियत संघ की नजरों से एकदम गुप्त रखना था। नेवी ने बैलार्ड को सिर्फ एक शर्त पर इस काम की फंडिंग दी कि बैलार्ड पहले नेवी का ये टॉप सीक्रेट जासूसी मिशन पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद अगर उनके पास कुछ समय बचता है तो वो उस बचे हुए समय में अपने टाइटैनिक को ढूंढ सकते हैं। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स सेक्शन 5 पर, फाइंडिंग द डेब्रीज ट्रेल, मलबे का निशान खोजना। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन ने अनजाने में ही टाइटैनिक के इस सालों पुराने रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया। हुआ यूं कि जब बेलार्ड नेवी की उन डूबी हुई पनडुब्बियों की स्टडी कर रहे थे, तो उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने देखा कि जब कोई पनडुब्बी भयंकर दबाव के कारण अंदर की तरफ फटती है, यानी इम्प्लोड होती है, तो वो एक बड़ा साबुत ढांचा नहीं रह जाती, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों का एक बहुत ही विशाल निशान या कहें एक ट्रेल बन जाता है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अरे, टाइटैनिक के साथ भी तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। इसलिए उनकी रणनीति अब एक विशाल साबुत जहाज को खोजने की नहीं थी, बल्कि मलबे के उस मीलों तक फैले हुए ट्रेल को खोजने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। 22 अगस्त 1985 को नेवी का वो गुप्त मिशन खत्म हुआ, और बेलार्ड के पास जो थोड़ा सा समय बचा था उसमें असली टाइटैनिक की खोज शुरू हुई। समय बहुत कम था और तनाव बहुत ज्यादा। फिर 1 सितंबर 1985 की सुबह उन्हें समुद्र के चिकने तल पर मलबे के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे। वो बस उस मलबे के निशान का पीछा करते गए और अंततः इतिहास रचते हुए वो टाइटैनिक के मुख्य ढांचे तक पहुंच ही गए। वो पल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब यहां किस्मत का एक बहुत ही अजीब खेल देखिए। जैक ग्रिम, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, वो अपने तीसरे अभियान के दौरान अपनी नाव लेकर ठीक इसी लोकेशन के एकदम ऊपर से गुजरे थे, लेकिन वो इसे देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो सही वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी थी और न ही मलबे के उस निशान को समझने की क्षमता। वो एक पूरा का पूरा जहाज ढूंढ रहे थे, जबकि उन्हें छोटे टुकड़ों पर ध्यान देना था। यह किस्सा हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सिर्फ भाग्य भरोसे बैठने और वास्तविक वैज्ञानिक क्षमता होने के बीच क्या अंतर होता है। ये 1985 की खोज सच में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन आज दशकों बाद इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर इतने सालों बाद भी आज तक टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर क्यों नहीं लाया गया है? इस रहस्यमयी जहाज की वो दर्दनाक विरासत आज भी असीम गहराइयों के उस ठंडे अंधेरे में क्यों कैद है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।